गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जिसका वेट कर रहे थे तुम लोग, दैट इज डेली टेस्ट पेपर एनडीए का, जो कि आज 14 नंबर कंडक्ट हुआ था, उसके सॉल्यूशन के साथ में मैं आ गया हूं। आज का पेपर बच्चों का ऑन एन एवरेज बस एवरेज ही गया था। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर में ऐसा क्या था। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, HM ऑफ द रूट्स, और जो इक्वेशन तुम्हें दी हुई है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के वो तुमसे मांग रहा है HM ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मैंने बता दिया था क्लास में। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स को ले लूं अल्फा एंड बीटा, तो HM ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है, या किसी भी दो वैल्यूज के HM को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आई होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ HM, हार्मोनिक मीन। सपोज कर लो तीन वैल्यूज हैं ए बी सी एंड यू वांट टू नो वेदर दे आर इन HP और नॉट, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस सी। तो ये जो B होता है यही तुम्हारा हार्मोनिक मीन होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स, जो कि हम लोग को वहां जरूरत पड़ने वाली है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सम ऑफ द रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -B/A। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये यूज कर दें तो ये बन जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है। और अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें तो वो होता है तुम्हारा C/A। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। अब ये लिखने के बाद तुम इनकी वैल्यूज को उठा के जो HM का फॉर्मूला वहां तुमने लिखा हुआ है वहां पे पुट कर दो। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में एज यू कैन सी 2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू तुमने यहां पे लिखी हुई है 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे तुम देख सकते हो, दैट इज 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और साथ ही साथ अगर तुम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हो तो अंदर बच जाता है 4 प्लस रूट 5, और नीचे में तुम्हारा ऑलरेडी 4 प्लस रूट 5 है ये वाला, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर आ जाता है HM के लिए 4। आई डोंट थिंक ज्यादा टफ क्वेश्चन था ये, बस यस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था, काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगेन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। पिछले वाले में सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट भी थोड़ा लग गया था, बट ये प्योरली तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद दिस लाइन की इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स उसने तुमको बता दिए हैं A एंड B। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -B/A के इक्वल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस बी इक्वल्स टू -1 एंड AB इक्वल्स टू 1। इसको संभाल के रख लो, इसकी जरूरत अभी नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ने वाली है। अब हमारे पास में एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स तुमको दे रखे हैं A/B एंड B/A। तो अब तुमको क्या करना है, देखो तुम्हें P और Q निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन में जो P प्लस Q पूछा गया है तुम वो निकाल सकते हो। तो यूजिंग दिस रूट्स यू कैन फ्रेम योर इक्वेशन, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो सो दैट इसको कंपेयर करके यहां से P और Q निकाल लेंगे। तो ये बन गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में AB इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आखिरी स्टेप में तुम्हें तो पता ही है कि AB तुम्हारा 1 है, AB 1 ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस डिनोमिनेटर को छोड़ दो और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब A प्लस बी हमने वहां निकाला हुआ है -1 है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ गया इक्वेशन, -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन भी तुम्हारा आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली देख सकते हो P और Q दोनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे P के जगह 1 है और यहाँ पे Q के जगह भी 1 है। तो तुमको अगर P प्लस Q पूछा गया है तो सीधा आंसर हो जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। आई होप इट इज ओके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है कि एक AP है जिसके 4 टर्म्स दे रखे हैं A 9 3A - B एंड 3A + B,
और वो बदले में चाहता है कि तुम उसको 2011th टर्म निकाल के दो। तो पहले तो एपी के लिए 2011th टर्म, दैट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा a प्लस 2010d, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हारा n यहाँ पे क्या है 2011, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब तुम्हें जरूरत है a और d की, और बेसिकली देखा जाए तो सेकेंड टर्म तो मेरे पास ऑलरेडी है 9, तो किसी तरह से अगर मैं ये फर्स्ट टर्म a निकाल लूं तो कॉमन डिफरेंस वहां से निकाल लूंगा और फिर सीधा इसके अंदर पुट करके मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो वो निकालने के लिए वी ऑल नो कि अगर कोई सीरीज एपी में होती है तो उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो तुम्हारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से मैं यहां पे लिख सकता हूं 9 माइनस ए मस्ट बी इक्वल्स टू 3a माइनस बी माइनस 9, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकेंड। अब यहां से क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। इस 9 को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा, और इस a को भी वहां ले जाऊं तो 4a माइनस बी, चलो इसको यहीं ले आओ, 18 आ गया। ये पहला इक्वेशन बन गया 4a माइनस बी इक्वल्स टू 18। अब इन दोनों का डिफरेंस दैट मीन्स 3a माइनस बी माइनस 9 जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड। तो 3a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया 3a। अब इधर तुम्हारा 2b है, इसको यहां ले आओ माइनस 3b, और इस 9 को यहां भेज दो। 3 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बन गई a माइनस बी इक्वल्स टू 3। तो इनिशियली तुम्हारे पास में इक्वेशन है 4a माइनस बी इक्वल्स टू 18, और अब तुम्हारा इक्वेशन आ गया है a माइनस बी इक्वल्स टू 3। तो दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगा, यहां से आ गया 3a इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स जो a हम ढूंढ रहे थे वो है तुम्हारा 5। तो आप सोचो तुम्हारा सीरीज का पहला टर्म है 5, दूसरा है 9, और वो ऑलरेडी बता चुका है कि ये एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 4 का होगा। तो बस इस बात के साथ a के जगह में ये वैल्यू डाल दो 5 वाला, और d तुमने निकाल ही लिया है दैट इज 4। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 प्लस 8040, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 8045। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है, बट देन अगेन यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन। ये जीपी के बारे में है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। पहला लाइन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी। फर्स्ट 2 टर्म्स अगर कह रहा है तो ए और ए आर होते हैं जीपी के फर्स्ट 2 टर्म्स, तो उसका सम तुमको दे रखा है क्वेश्चन में 1 के इक्वल, सॉरी 1 के इक्वल दे रखा है। एक सेकेंड रुक जाओ, दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द जीपी इज गिवन टू यू एज 1। तो ए और ए आर को हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स मिले के उसका सम बना लेते हैं 1 का। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी है कि एवरी टर्म ऑफ दिस जीपी इज ट्वाइस इट्स प्रीवियस टर्म। इसका मतलब क्या है कि एवरी टर्म ऑफ इट्स जीपी, अगर ये 2 टर्म की बात अगर मैं करूं तो ये जो कोई भी टर्म है, मतलब ए आर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट इज ट्वाइस इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए है। तो यहां से काट के मुझे आर की वैल्यू मिल गई 2, और मेरा क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, तो वो मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट टर्म की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू। तो जैसे ही मुझे आर 2 मिला मैं इसको यहां पुट कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा a प्लस 2a इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 3a इक्वल्स टू 1, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये तुमको देख सकते हो बी ऑप्शन में अवेलेबल है। मेरे हिसाब से ये काफी सिंपल क्वेश्चन था और काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिक लगाना चाहो तो थोड़ी सी ब्रेकिंग करके भी कर सकते हो। अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तो चलो डायरेक्टली ही कर लेते हैं। 225 एज इट इज, इसको ओपन कर लो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो पहला टर्म आएगा 9 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आएगा 64 ओमेगा 4, जिसको मैं सिर्फ 64 ओमेगा लिखूंगा क्योंकि ओमेगा क्यूब तक तो 1 हो जाता है। और फिर उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 8 मतलब 48 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये पहले दूसरे टर्म का टोटल एक्सपेंशन है। अब आ जाओ तीसरे ब्रैकेट में, यहां से आएगा 9 ओमेगा 4 जो कि सिर्फ ओमेगा होगा, यहां से आएगा 64 ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर उसके बाद सेम 2 इंटू 3 इंटू 8 48 ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 48 हो गया। अब जो नंबर वाले पार्ट हैं उसको पहले साइड कर लो। 225, एक 48 यहां से आया, एक 48 यहां से आया, मतलब 225 के साथ ऐड होगा 96। अब लाइक टर्म्स को ले लो, जैसे 9 ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 ओमेगा, तो अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा,
और फिर 64 ओमेगा प्लस 64 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से 64 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो उसके हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है। तो इनको एक बार ऐड कर लो, ये तुमको दे रहा है 6 + 5 1 2 321, और इधर से तुमको मिला -9, इधर से तुमको मिला -64, तो 321 -73। अब 321 -73 करके साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो 248 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 248, दैट इज डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था उनके लिए जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये क्वेश्चन उसी का ही है और ये काफी आसान क्वेश्चन है। तुमको उसने पहले ही बोल दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सीधी सी बात है, अल्फा को वैल्यू दे देते हैं ओमेगा का, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और बीटा को वैल्यू दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर का, अगेन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब तुम्हें क्या निकालना है, अल्फा के पावर में 4 प्लस बीटा के पावर में 28 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो जो भी तुमने वहां वैल्यू लिया है उसको यहां पुट कर दो। तो पहला तो आ गया ओमेगा के पावर में 4, उसके बाद आएगा ओमेगा स्क्वायर के पावर में 28 मतलब 56, और नीचे बन जाएगा 1/ओमेगा क्यूब। अब हम लोगों को पता है कि ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है, तो 3 तक तो ये 1 हो जाएगा, खाली एक ओमेगा फालतू बच जाएगा। 56 का नियरेस्ट मल्टीपल है 3 का 54, वहां तक वो 1 दिखा देगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर बच जाएंगे, और यहाँ पे नीचे रह गया ओमेगा क्यूब। अब देखो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो यहाँ पे टोटल बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 होता है, एंड करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अगेन आई विल से इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन उनके लिए जो फॉर्मूला के साथ में बिल्कुल मास्टरी कर चुके हैं। अब यहां तुमको क्या दिया हुआ है, tan x की वैल्यू है t, और तुमको फाइंड करना है tan 2x प्लस sec 2x। अच्छा, tan 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विथ रेस्पेक्ट टू tan x, दैट इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और sec 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला होता है tan x के टर्म्स में, तो वो लिखने के लिए ही मैंने उसको 1 अपॉन कर दिया है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये टोटल बन जाएगा ऊपर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो तुम देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में आ गया है 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यूज को देखें तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है 1 प्लस tan x के होल स्क्वायर का। तो बारी आ जाती है tan x की वैल्यू को यहां पुट करने की, तो एक बार पुट कर लो, तो ऊपर आ गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड वी ऑल नो कि 1 प्लस टी के होल स्क्वायर को कुछ करने का फायदा नहीं है, लेकिन 1 माइनस टी स्क्वायर के अंदर यू कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो बन जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। एक एक 1 प्लस टी कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर रह गया ए। सो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, अ बिट लेंथी क्वेश्चन। यहां पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स हैं, और इन चारों पॉइंट्स को लेके क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि 2 ट्रायंगल फॉर्म किए गए हैं। वन ट्रायंगल इज ट्रायंगल डीबीसी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, और इनके एरिया का रेशियो तुम्हें दे रखा है 1:2। तो फाइंड क्या करना है, तो इसमें देखो एक x मिसिंग है, वो तुमको फाइंड आउट करना है। तो आई होप सबको एरिया का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड में x1 मल्टीप्लाइड विथ y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड विथ y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड विथ y1 माइनस y2। चूंकि यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसको अलग से कैलकुलेट कर लिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी आफ्टर सॉल्विंग इज गिविंग मी हाफ मॉडुलस में 28x माइनस 14, और एबीसी का एरिया आ रहा है 49/2। अब ये पूरी वैल्यू हाफ के साथ इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो ये वैल्यू आ रही थी मेरी इक्वल्स टू 11/8। ये फाइनल आंसर था इसका, क्योंकि इसको सॉल्व किया था मैंने, तो ये रेशियो बन रहा था 77/56 का, मतलब फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 76/56। अब इसको 7 के टेबल में काटेंगे तो आंसर विल बी 11/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का। इसके बारे में हमने क्लास में बात की हुई है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जो 2 सर्कल्स तुम्हारे पास में हैं उनका सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकालना है। तो ये रहे मेरे दोनों सर्कल, दोनों की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। सपोज पहले वाले सर्कल को मैं
1 मान लेता हूं, तो इसका सेंटर जैसा कि तुम देख सकते हो ओरिजिन पे है, तो सेंटर 1 हो गया 0 0, और इसका रेडियस है 2, बिकॉज वी ऑल नो कि जो भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए तुम्हें सेंटर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के साइड वाले नंबर का आधा करते हैं और उसका साइन चेंज करते हैं, और वाई के साथ भी वही सेम काम होता है। तो सेंटर हो गया 3,4, और रेडियस के फॉर्मूला से निकालेंगे तो जी स्क्वायर मतलब 9 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 16 और फिर माइनस सी मतलब प्लस 24, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 7 की। तो अब तुम अगर देखो तो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0 0 का 3/4 से डिस्टेंस नापोगे तो 5 आएगा, और R1 प्लस R2 अगर कर दिया तो 9 आ रहा है। तो यहां तुम देख सकते हो कि तुम्हारा C1 C2 जो है वो लेस देन R1 प्लस R2 है। तो कंडीशन में मैंने ये बताया हुआ है कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग इन नेचर। अब ये देखो, ये वाला केस है तुम्हारा, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, और हमें क्या पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है। तो यहां पे अगर तुम R1 और R2 को इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के दो साइड मान लेते हो तो उसका सम हमेशा तीसरे साइड दैट मींस C1 C2 से ज्यादा होगा। तो सीधा सी बात है कि इंटरसेक्टिंग सर्कल का केस है और इसमें कॉमन टेंजेंट्स दो निकलेंगे, ये दो है, तो सीधा आंसर मारोगे 2 जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आज के पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन था दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एलिप्स की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, बदले में तुमको दो बातें दी हुई हैं, एक डिस्टेंस बिटवीन फोकाई और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। जिन्होंने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2AE या 2C, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स होता है 2A/E जो कि क्वेश्चन में 18 गिवन है। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स को निकालने के लिए जो दो मेन चीजें होती हैं वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। और ये दोनों इक्वेशन इस तरह से बने हुए हैं कि अगर मैं इन दोनों को यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे स्ट्रेट अवे 4A² की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ई और ई तो कैंसिल हो गया, दैट इज 18 × 8, और 4 इसको काट देगा 2 में, दैट मीन्स A² की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे 36। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको यहां पे पुट कर देता हूं। अब बारी है B² को निकालने की। तो यहां पे मैंने एक चीज और बताई है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2C के इक्वल भी होता है। तो 2C अगर 8 के इक्वल है तो C हो गया 4, और C का रिलेशन होता है A² माइनस B² इन केस ऑफ एलिप्स। तो यहां 4 लिखा, यहां पे 36 माइनस B², तो स्क्वायरिंग करके अगर तुम इसको आगे सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में ही तुमको दिख रहा होगा कि B² की वैल्यू आ जाएगी 20। तो जो हम लोग वेट कर रहे थे B² की वैल्यू की वो भी मुझे मिल गया 20 के इक्वल। अब अगर ऑप्शन में देखें तो ये आंसर कहीं अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स वो चाहता है कि तुम इसको फर्दर सॉल्व करो। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए 36 और 20 का एलसीएम ले लो जो कि 180 आएगा। अब 36 के टेबल में 180 आता है 5 में, और 20 के टेबल में 180 आता है 9 में। तो अब तुम यहां से गेस आउट कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर आ गया है 5x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 180, और ये ऑप्शन अवेलेबल है ए में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर डिस्कशन। ये वीडियो बीच में पॉज हो गई थी तो उसको मैंने मर्ज किया है, 8th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ये मर्ज वीडियो है, बट आई थिंक अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। 8th क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो तुम खुद ही उसमें पुट करके देख लो। मैंने इसलिए उसके फाइनल रिजल्ट तक तुम्हें आंसर दे दिया था। सीइंग द सॉल्यूशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं थे क्लास में, सीयूटी का पेपर देने के लिए गए थे, तो वो एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें और सॉल्यूशन को जरूर देख लें, सो दैट अगर कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।